आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम वो क्यों नहीं पढ़ रहे, हम गलत चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? कोटा फैक्ट्री में भी यही क्वेश्चन था ना, चंद्रयान 2 की गलती से लोग नहीं सीखते तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल नहीं होता। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के पीछे चंद्रयान 2 की गलतियों को पढ़ना जरूरी था। हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर, जो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और इनकी डिस्कवरीज। ठीक है यार, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन इसकी सबसे पहली चीज किसने बताई थी? डाल्टन ने। अगर आपको याद होगा, जो इससे पिछले वाला चैप्टर था उसमें 1805 पे डाल्टन ने क्या बोला था कि एन एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, और एटम ही इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। समझ रहे हो? तो डाल्टन जी ने कहा कि भैया एटम ही सबसे छोटा है, और उसे 50, 60, 50 to 60 ईयर्स तक वो चीज मानी भी गई, बिकॉज उस टाइम की वो बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी। बट बाद में जाके वही चीज डाल्टन की क्या बन गई? लिमिटेशन, बिकॉज एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता। तो सर क्या होता है? एटम के अंदर बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उनमें से जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहीं पर डाल्टन जो है लिमिट कर गए, और उनकी लिमिटेशन बन गई कि बिकॉज वो उन्होंने कहा कि एटम सबसे छोटा है, जो चीज़ गलत हो गई। और बाद में पता चला कि और भी उसके अंदर चीज़ें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एक एटम के अंदर होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। उसमें और भी तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, बट हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों सर? बिकॉज ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और बहुत सारी चीजें जो एटम की स्टेबिलिटी, एटम के कैसे वर्क करता है, वो चीजें क्यों कंबाइन करता है, वो चीजें इन पार्टिकल से क्लियर हो जाती है। इसलिए हम इसके आगे नहीं जाते जनरल स्टडीज में। ठीक है, तो यहां तो बात हुई डाल्टन की। अब क्या हुआ? 1860-70 वाले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बार पूछा जाता है, या जब मैं 11th में था, जब मैं 12th में था, तो मुझे भी लगता था कि सर अगर कोई चीज़ गलत है, मान लो डाल्टन की कोई चीज़ गलत है कि भैया एटम, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम ये डायरेक्ट अच्छा वाला मॉडल पढ़ते हैं। या अभी आप आगे पढ़ोगे थॉमसन मॉडल गलत है, रदरफोर्ड गलत है, जो लास्ट में आया, तो हम वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम गलत चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? कोटा फैक्ट्री में भी यही क्वेश्चन था ना कि जब ये मॉडल गलत है तो फिर क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर चंद्रयान 2 की गलती से लोग नहीं सीखते तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल नहीं होता। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के पीछे चंद्रयान 2 की गलतियों को पढ़ना जरूरी था। जब तक हम गलती नहीं पढ़ेंगे तो उसको हम सुधार नहीं पाएंगे, और वही जब हम उसे करेक्ट कर देते हैं तो उसके बीच के डिफरेंस में ही हम सक्सेस में पहुंच जाते। समझ में आए? इसलिए यहां पर भी एटम के जो गलत चीजें हैं, जो सही है, मतलब बहुत हद तक सही है बट कुछ गलत हो गई, तो वो अगर चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम एक्यूरेट चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या गलतियां थी और उससे क्या डिराइव हुआ। ठीक है, समझ में आए? इसलिए ये ज़रूरी है। मुझे भी बहुत बार होता था कि यार ये गलत है तो फिर हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का ये रीज़न है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ज्ञान की बातें हो गई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है आपका क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को कह दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्यों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? एक ट्यूब ली गई, इस ट्यूब का नाम है, इसे क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब ली गई, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सर ये लेंथ पूछेगा क्या, नाम पूछेगा? नहीं पूछेगा, बस आपको एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, एक ट्यूब ली गई, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स रखे गए। ठीक है, और दोनों को बैटरी के सिरे से कनेक्ट कर दिया गया। यहां तक तो बात सर समझ में आ गई। एक एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ कि ट्यूब ली गई, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड, ये आपका है कैथोड, CATHODE, कैथोड हो जाता है, और ये वाला पार्ट एनोड हो जाता है, जो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है सर, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप बनाया गया। क्या होता है सर वैक्यूम पंप? एक एक चीज बताऊंगा, रुक जाओ अभी।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में पढ़ें। ये बैटरी ढंग से बना लेते हैं थोड़ी, हाँ बैटरी। अब क्या हुआ सर, किसने की डिस्कवरी, क्यों की और कैसे हुई, सब एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, कहीं भी डाउट नहीं छोड़ूंगा यार, कहीं बचेगा ही नहीं। तो हुआ क्या सर, उनको पता था कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? नहीं, उनको थोड़ी ना पता है कि उसके अंदर क्या है। हुआ ये कि विलियम क्रूक्स जी आए। विलियम क्रूक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रोड से जो गैसेज हैं उनकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे, कौन सी। और बाय चांस एक एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे जे थॉमसन जी ने उस चीज़ को डिराइव किया कि ऐसे ये चीज़ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की हमें पता चल गया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की सर? सर आपके जे थॉमसन सर ने। ठीक है, आगे बात करेंगे जे थॉमसन ने अब कैसे किया और क्यों किया। हुआ ये कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड डाला, कैथोड एनोड डाल दिया। अब यहाँ पे कोई एक गैस ले ली। सर कौन सी गैस, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई गैस यहाँ पे कैथोड एक्सपेरिमेंट में कोई भी गैस से फर्क नहीं पड़ रहा था, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो एक कोई गैस ले ली। अब आपको पता है गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या मतलब हुआ सर पुअर कंडक्टर का? मतलब जब यहाँ पे मैंने करंट पास किया, मान लो मैंने यहाँ पे, इन्होंने जो पास किया था, यहाँ पे इन्होंने पास किया 10,000 वोल्ट का करंट। ठीक है, तो देखा गया कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब यहां से करंट तो पास हो रहा है बट ये यहां पे कंडक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर समझ नहीं आ रहा, कभी आपके यहाँ पे प्लग लगा होता है, प्लग को ऑन करते हो तो आपको करंट लगता है क्या? प्लग और आपके बीच में क्या है? एयर है ना, आपको करंट लगा नहीं, क्यों? क्योंकि एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बीच में जब आप कोई प्लग यानी कि कंडक्टर लगाते हो, उसके बीच में जो रॉड्स होते हैं मेटल के लगाते हो, तभी कंडक्ट होता है। ठीक है सर, तो यहां पे वैक्यूम पंप का यूज आया। वैक्यूम पंप से इसका जो एयर या जो गैस है उसको निकाल के प्रेशर डिक्रीज किया जा रहा है। सर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखो, अभी हम जहाँ पे है, यहाँ पे एयर लग रहा है, मतलब यहाँ पे एयर है, उसका प्रेशर लग रहा है। अभी यहाँ पे कितना लग रहा है सर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्पेस में, या स्पेस की बात करें तो वहाँ पे एयर नहीं होती, तो एयर नहीं है तो यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है मेरे पास, तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जब यहाँ पे मैं वैक्यूम यानी कि यहाँ से एयर के पार्टिकल्स बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अराउंड 10 to the power -4 mm ऑफ Hg तक प्रेशर को लो किया गया। 10 to the power -4 mm ऑफ Hg के प्रेशर तक मतलब इसमें से गैस निकाली और इसका प्रेशर इतना लो कर दिया। 10 to the -3 लिखते हैं कुछ लोग, -4, लेकिन -4 एक्यूरेट है, आप लिख सकते हो -3, कोई दिक्कत नहीं है। -4 mm ऑफ Hg यानी कि मर्क्यूरी में जब किया गया तो देखा गया यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं। तो सर क्या वो रेज दिख रही थी? आपको कैसे पता वहाँ से रेज निकल रही थी? नहीं, रेज दिख नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको जब समझ नहीं आया तो यहाँ पे उन्होंने एक परफोरेटेड एनोड लिया बाद में। ठीक है, यहाँ एक परफोरेटेड एनोड लिया। सर परफोरेटेड एनोड क्या होता है? एनोड जिसमें हल्के हल्के होल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिया परफोरेटेड एनोड। ठीक है, हुआ क्या सर, फिर क्या हुआ, देखा गया क्योंकि रेस तो नहीं दिख रही थी, जैसे जैसे रेस पास हो रही थी ये होल्स निकल रही थी और यहाँ पे एक ग्रीनिश येलो कलर का कलर दिख रहा था, ग्रीनिश येलो। ठीक है, क्योंकि मुझे रेस तो दिख नहीं रही है, बट मान लो यहाँ से लाइट आ रही है टॉर्च से, ठीक है, लेकिन मुझ पे लाइट आ रही है तो मुझे दिख रहा है कि पीछे से आ रही होगी, मेरे पे लाइट आ रही है तो मैं तो नहीं मार रहा हूं। तो वैसे जब यहां देखा गया, ऑब्वियसली एनोड तो नहीं कर रहा होगा तो कैथोड से निकल रही होगी, तो यानी कि यहां से कुछ रेज निकल रही थी जो यहां पे हिट कर रही थी। तो इस रेज को ही क्या बोला गया? कैथोड रेज। क्यों सर? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, तो यहां से पता चला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं जो यहां पे हिट कर रही है। यहां तक बात थोड़ी बहुत समझ में, ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैथोड रेज। अब इस रेज के बारे में स्टडी किया गया कि ये रेज में होता क्या है। तो यहां से कुछ प्रॉपर्टीज जे थॉमसन जी ने निकाली और उससे ही डिराइव हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये जे थॉमसन ने दिया। ये पूछा भी जाता है आपके मतलब जो स्कूल का एग्जाम है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, तो ये पूछा जाएगा। तो एक एक पॉइंट लिखना है। सबसे पहले दीज रेज, the cathode rays
ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सर ये कैसे, आपको ये तो आप बोल रहे हो, आपको दिख रहा है सीधा है, तो कैसे सीधा है सर, है ना? नहीं सर, प्रूफ करते हैं ये लोग, ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी के लिए मिटा रहा हूं। आपने वो बना लिया डायग्राम? हुआ ये यहाँ पे ये एनओडी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लेते हैं ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऑब्जेक्ट रखा बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एक जिंक की शीट रखी, तो यहाँ पे देखा गया एक स्ट्रेट शैडो बन रही है। मतलब सर देखो, मान लो ये मेरा हाथ है और मैं यहाँ से सन रेज दे रहा हूँ, तो मेरा हाथ का जो शैडो है वो स्ट्रेट बनेगा। मान लो मैं रेज यहाँ ऐसे दे रहा हूँ तो शैडो थोड़ा टेढ़ा बनेगा। अगर सीधा शैडो बन रहा है मतलब यहाँ से जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से डिराइव हुआ कि द कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन when a object was kept in the tube, in the Crookes tube, shadow were straight were forming. That's why we derived that the cathode rays travel in a straight line. समझ में आया? कोई भी चीज याद करने वाली नहीं है, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। मतलब ये चीज जो पॉइंट लिखाऊंगा याद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज समझ में आ जाती है कि भैया ये चीजें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। The cathode rays consist of मटेरियल या स्मॉल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स। मतलब कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स हैं। कैसे सर, क्यों है पार्टिकल और कैसे आपको पता चला? ठीक है सर, बिल्कुल सही। अगेन यहां पे क्या हुआ, इन्होंने एक पंखा रखा, ठीक है, और जैसे ही कैथोड रेज में से रेज जा रही थी तो ये पंखा घूम रहा था। इसका मतलब कि उसमें कोई चीज़ है जो टकरा रही है और पंखा घूम रहा है। सर फिर भी नहीं समझ में आया, ठीक है सर, ये पेन पकड़ते हैं। अब पेन में से मैं यहाँ से टॉर्च लाइट पास कर रहा हूँ, तो ये घूमता है क्या? या कुछ ऐसा होता है कि पंखा रखूँ और उसमें लाइट पास करूँ तो घूमता है क्या? नहीं, बिकॉज रेज में कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है। बट यहाँ पे कुछ तो मटेरियल पार्टिकल है। मान लो मैं ऐसे उससे कोई चीज़ों से मारूं इसको, तो ये हल्का सा घूम सकता है। तो मतलब रेज में कुछ तो पार्टिकल्स हैं जो इस फैन से जाके टकरा रहे हैं और इस फैन को घुमा रहे हैं। तब हमें पता चला कि कैथोड रेज में कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव, या ढंग से लिखूं मैं, पॉजिटिव प्लेट when electric field is when it is kept in electric field, when it is kept in electric field। दिख रहा है क्या? आगे लिख देता हूं, when it is kept इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब सर? अब क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, प्लस माइनस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो पता चला ये जो रेज हैं ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है प्लस की साइड। क्यों? तो इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। वो तो हमें पहले ही पता था, लेकिन फिर भी ये डिफ्लेक्ट हो रही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या पॉइंट? बेसिक पॉइंट ही है। Obviously, like charges repel each other, opposite charges attract each other, या unlike charges attract each other। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है और ये आपको पता भी है कि like poles of magnet and like charges of electric attract repel each other and unlike charges attract each other। The rays are deflected by magnetic field। क्या मतलब सर? जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, यानी कि मैग्नेट्स रखे गए नॉर्थ का और साउथ का, तो देखा गया कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। सर ये तो नहीं पढ़ा है सर 10th में, याद करो। मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है, वायर है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वायर मूव होता है, ठीक है ना। पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक चीज़ डिफ्लेक्ट होती है। आगे बात करेंगे। They produce
एक्स रेज व्हेन दे हिट हार्ड मेटल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, या फिर और लिख लेते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करता है जब भी ये हार्ड मेटल को हिट करता है। दे प्रोड्यूस ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंट लाइट, ग्रीनिश येलो लाइट when hit the glass of the tube, glass of the tube। जब ये ट्यूब के उसको, ये तो हमें पता है ग्रीनिश येलो कलर प्रोड्यूस करता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रॉपर्टीज निकाली कैथोड रेज की, और इन प्रॉपर्टी में जो ये चीज निकाली गई, इसी को थॉमसन जी ने कह दिया दीज कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। यही जो चीजें, इसे ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या कि कैसे जे थॉमसन ने पहले क्रू सा एक्सपेरिमेंट किया, जे थॉमसन ने क्रू के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और इनकी प्रॉपर्टीज को डराइव करके उन्होंने बताया कि ये चीज है इलेक्ट्रॉन, जो इज अ व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ दैट एटम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का पता तो चल गया था, उस चीज को हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये चीज हो गई, बट इसका क्या चार्ज होगा, ऑब्वियसली कितना चार्ज होगा और इसका क्या मास होगा, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये तो हमें पता होना चाहिए कि उसका चार्ज क्या है और उसका मास क्या है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो अब मैं बताऊंगा। ये समझ में आया? बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। मैं मिटाता हूं इसको, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना। ये रहने देंगे, एक्सपेरिमेंट की जरूरत आई डोंट थिंक सो है। ठीक है, हटाते हैं, आगे बनाएंगे, नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, वही एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, है ना। ठीक है सर। अब चार्ज निकालने के लिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट, और मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सर इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है क्या? नो सर, नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बट एक फटाफट जिससे बता देता हूँ कि कैसे निकाला, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन चार्ज लिख लो, चार्ज कितना होता है फटाफट तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा। 1.6 इंटू क्या, 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है ना। अब मिल्कन्स, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फटाफट में, लेकिन तुम्हें जिस्ट बता देता हूँ हुआ क्या। मिल्कन्स में क्या हुआ कि ये ऊपर एक वो था, नीचे ये था, ऐसे एक बॉक्स टाइप का है समझ लो। ठीक है, अच्छा इसमें होल है, यहाँ पे, यहाँ से पंप टाइप का कुछ है जिससे ऑयल स्प्रे हो रहा है, ऑयल स्प्रे हो रहा है। ठीक है, ऑयल स्प्रे हो रहा है, ऑयल स्प्रे हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने टेलीस्कोप से यहाँ लगाया और यहाँ पे एक्सरे जा रही है। ये टेलीस्कोप से कुछ देख रहे हो, क्या देख रहे हैं सब बताता हूँ। तो हुआ ये, और ये चार्ज लगा हुआ है, ये जो प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ये माइनस है ये प्लस है। अब हुआ ये कि जैसे ऑयल ड्रॉप स्प्रे किया, यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉप गिरने लग गया, आएगा, ये होल है यहाँ पे, ऑयल ड्रॉप आया। अब क्या किया इन्होंने, एक्सरे से जो वहाँ का एयर है उसको आयोनाइज किया, आयोनाइज किया तो कुछ ऑयल ड्रॉप ने वो चार्ज को पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। ठीक है, अब ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे जाएगा, बट क्योंकि इसके पास, अब ऑयल के पास, कुछ ऑयल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है जो नेगेटिव है, तो जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये प्लस इसको ऊपर खींचने लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, मतलब देखो मैं भी खींच रहा हूँ वो भी खींच रहा है, जिसके पास ज़्यादा पावर वो खींच लेगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया कि ना ऊपर जा सके ना, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बन गया। जितने ग्रेविटेशनल फील्ड से नीचे खींच रहा था उतने इलेक्ट्रिक पुल से ये ऊपर ले रहा था, और उसके बीच के बैलेंस को देखते हुए उस चीज़ का चार्ज निकाला गया, उस इलेक्ट्रिक का जो उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया वो कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम। समझ में आया? और क्या है डीप में कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट एक समझाया तुमको मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। अच्छा, एक पॉइंट और जो पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में छूट गया था कैथोड रे में, वो ये था कि अगर मैं वो जो कैथोड रे का ट्यूब है उसमें कोई भी गैसेस डालूं तो उससे उसके चार्ज पे या चार्ज और मास पे इफेक्ट नहीं पड़ता। चलो मैं आगे बताऊंगा ही, हटाते हैं इसको। ये समझ में आया?
अब ये तो निकल गया सर चार्ज। सर मुझे मास तो पता नहीं चला, ठीक है सर मास भी निकालते हैं। ठीक है, चार्ज लिख लेते हैं। सर व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इन्होंने E/m यानी कि चार्ज बाय मास का वैल्यू निकालने की ट्राई किया। ठीक है सर, चार्ज बाय मास का वैल्यू निकाल लेंगे तो उनको चार्ज पता ही है तो मास निकल जाएगा, इसलिए इन्होंने ये निकाला चार्ज बाय मास। अब इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से देखेंगे। अगेन एक ट्यूब लिया, यहां पे लगा देते हैं सर कैथोड, यहां पे लगा देंगे सर एनोड, यहां लग गई बैटरी, यहां कैथोड एनोड हो गया, और यहां पे लगा दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे लगा दिया हमने मैग्नेट। ये समझ लेना मैग्नेट है ना। अभी के लिए नॉर्थ लगा देते हैं, साउथ लगा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। माइनस ये प्लस, माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है सर। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इसमें जैसे ही पास हुआ तो क्या हुआ, कैथोड रेज निकली। कैथोड रेज निकली तो जैसे निकली, और जैसे ही फर्स्ट पॉइंट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो देखा ये जो कैथोड रेज हैं ये पॉइंट ऐसे मूव हो रही है, ऑब्वियसली प्लस चार्ज की तरफ जाएगी, ठीक है। जब सेकेंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये क्या हुआ, ये मूव हो गई एस से बी पॉइंट। तो क्या किया इलेक्ट्रिक, अब अगेन ये ऐसे मूव हो रहा है, ये ऐसे मूव हो रहा है, तो क्या किया दोनों को एडजस्ट किया, मतलब ऐसे एडजस्ट किया कि वो क्या हो जाए, सीधा आ जाए, और उनको इसके जो कैलकुलेशन पे बना, जो इस रेडियस से जिससे सीधा हुआ उससे इन्होंने ई बाय मास की वैल्यू निकाली, और हेंस लास्ट में हमें मास की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो ई बाय एम की जो इनकी वैल्यू आई वो आई सर 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलॉम पर केजी, ठीक है। जब इन वैल्यू पुट की गई तो जो मास की वैल्यू आई, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻, या 1 ही लिख लो, -31 kg, या 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। समझ में आया क्या कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ, देन सेकेंड आपका एक्सपेरिमेंट हुआ चार्ज निकालने के लिए, देन हुआ चार्ज बाय मास का रेशियो निकालने के लिए ताकि मुझे मास की वैल्यू मिल सके। तो मेरे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ गया, मेरे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ गया, और मुझे पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन की पता चल गई। अच्छा, एक पॉइंट या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज और चार्ज बाय मास रेशियो डज नॉट चेंज with the change in the gas। जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अंदर जो गैस रखी थी उसके चेंज करने से, मान लो मैं कोई भी गैस ले लेता हूँ, हीलियम ले लिया, कुछ और ले लिया, और कोई गैस रखने से भी या गैस के चेंज होने से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज बाय मास का जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ये वाला पॉइंट बहुत काम आएगा, ये इसलिए नोट डाउन कर लो। समझ में आया सर? लेकिन गैस से फर्क पड़ेगा भी क्यों, इसका भी एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखो क्या है, मान लो यहाँ पे गैस है, ठीक है। गैस बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स हैं, एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं गैस, कोई भी गैस लो। अब क्या होगा, जैसी रेज यहाँ से पास होगी तो वो इससे टकराएगी और ये गैस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज हो जाएगी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और अब इसका भी मूव कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये इस फिनोमिना से जब भी हम गैस को चेंज कर रहे थे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ कि एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ और आंसर आ गया, बार बार अलग अलग चीज़ें गैसें चेंज की गई, एनोड कैथोड चेंज किया गया, ये सब चेंज करने के बाद भी जो चार्ज है और चार्ज बाय मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन के बारे में थे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी डाउट होगा नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट अभी करेंगे हम लोग प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, करो नोट डाउन।
तो चलो यार बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रे एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले कि प्रोटॉन का पता कैसे चला और क्यों ही प्रोटॉन के बारे में बात हुई। हुआ ये कि अभी हमको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। एक एटम में एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब एक नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली एक एटम जो है वो स्टेबल है। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगी तो वो रिएक्ट करेगी या कुछ अलग चीज़ें करेगी। तो एक एटम के स्टेबल है तो उस एटम में नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा जिसकी वजह से एटम स्टेबल है। तो उसके लिए हमें ये तो पता था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, बट क्या उसके लिए एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कैसे हुआ, देखो किया कुछ नहीं उन्होंने। जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर करके बाद में हमें वो एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला। क्योंकि जब ये रिलीज हुआ तो उसके बाद सब लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, तो उससे पता चल गया। ठीक है, थोड़ा साइड में बनाते हैं क्योंकि बाद में फिर पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक ट्यूब ली गई, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस है ये माइनस। अब ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, ध्यान देंगे इधर, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड नाउ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने ZnS की कोटिंग लगा दी अगेन। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे अगेन यहाँ पे वैक्यूम पंप है, अगेन वही किया गया, वैक्यूम पंप में से प्रेशर डिक्रीज किया गया अराउंड 10⁻⁴ मिलीमीटर ऑफ Hg, और देखा क्या कुछ रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, यानी कि यहाँ पे हिट हो रही है और एक अगेन ग्रीनिश टाइप का कलर का मुझे यहाँ पे ग्लो मिल रहा है। तो इसका मतलब कुछ रेज जो हैं वो एनोड से निकल रही हैं, और यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है ना, अगेन होल्स वाला, मतलब डायरेक्ट कैथोड नहीं है, ये परफोरेटेड कैथोड है जिसमें से रेज निकल रही हैं। और क्योंकि एनोड से निकल रही है इसलिए इसे क्या कहा गया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कैथोड से भी रेज निकल रही है, एनोड से भी रेज निकल रही, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। जब रेज कैथोड से पहले निकला मतलब माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो फिर ये एनोड निकल कैसे रहा है। तो होता ये है बच्चों कि निकल रेज कैथोड से एनोड की तरफ ही रही है, बट जैसे ही ये कैथोड वाली रेज एनोड को हिट करती हैं, इसमें से कुछ ग्लोइंग पार्टिकल्स निकलते हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो एक्चुअली में द रेज गोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, but while hitting the particles some electrons or some particles emerge which shows that the rays are coming from anode। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपेरिमेंट में हमें एक चीज पता होनी चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं कि भैया कैथोड से निकल रही है, अभी आप बोल रहे हो एनोड से निकल रही है, तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। अब अगेन इसको डिस्कवर किसने किया, मिस्टर गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अगेन इसकी प्रॉपर्टीज लिखी गई, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, TRAIGHT स्ट्रेट लाइन। अगेन वही डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करके जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स, एनोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे ये पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, और इसी को इन्होंने बाद में क्या बोल दिया, प्रोटॉन। समझ में आई बात? अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात चालू होती है जो इन्होंने कही कि द चार्ज ऑफ, सबसे पहले चार्ज बाय मास रेशियो does depend on the gas taken in the experiment। मतलब जैसे ही मैं गैस चेंज कर रहा था, जब वो लोग बार बार इसके अंदर की जो गैस है, अगर अपने कैथोड एक्सपेरिमेंट अभी देखा उसमें क्या था कि व्हेनेवर द गैसेस आर चेंजिंग इनसाइड द ट्यूब, द कैथोड रे या द चार्ज बाय मास रेशियो डज नॉट इफेक्ट या डज नॉट चेंज। बट यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो हर बार चेंज हो रहा था जब जब गैस जो अंदर की थी वो चेंज हो रही थी। तो यानी कि इससे दो चीज और हो गई, चार्ज वॉज चेंजिंग with change in the gas
and mass was changing with the change in the gas. मतलब ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था, जो गैस हम उस ट्यूब में ले रहे थे। समझ में आया? ये 3 पॉइंट बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जब मास बाय एम का रेशियो आया और ई और इसका जो चार्ज है वो चार्ज तो अराउंड अगेन 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम भी आया, 1.6 ले लें, 1.6022 भी बोलते हैं बट 1.6, और इसका जो मास आया तो चार्ज ऑफ तो सर सेम था चार्ज, हाँ वहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। और मास क्या था सर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। दिस वॉज द मास ऑफ प्रोटॉन। कोई डाउट? यहाँ पे जब वो गैस चेंज कर रहे थे तो वो आयोनाइज हो रही थी, क्योंकि यहाँ से अभी बताया कैथोड से रेज निकल रही थी, एनोड पे टकरा रही थी और वहाँ के जो पार्टिकल्स है वो निकल रहे थे। तो जब निकल रहे थे और सामने वाले को हिट कर रहे थे, यानी कि जो गैस है उस पर भी पार्टिकल्स हिट हो रहे होंगे और उसमें से भी जब चीज़ें निकल के हिट कर रही होंगी तो वो डिफर करेगा, और यहाँ पे गैस आयोनाइज हो जा रही है जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? एनोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लिया? अब पूरी की पूरी कंसेप्ट की बात खत्म हुई। अब एक लास्ट चीज बताऊंगा। तो यहां पे पता चला सबसे पहला प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। यहां पे 3 चीजें हमने पढ़ी, प्रोटॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसकी डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी मिस्टर ई गोल्डस्टीन ने की, और इलेक्ट्रॉन की अभी हमने पढ़ा जे थॉमसन जी ने की, थॉमसन। अच्छा, इनका चार्ज क्या है सर? सर इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर इसका भी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर मास क्या है सर? सर मास है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजीज में है ना, ध्यान रखना ग्राम में मत लिख देना। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझ में आया? तो सर ये न्यूट्रॉन कब और क्यों आया? अब हुआ ये, जब मोजले ये 1880s वगैरह की बात चल रही है, और अब मैं बात कर रहा हूँ 90s में, जब आगे बात हो गई बहुत। तो क्या हुआ, मोजले जी ने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको मास कैलकुलेट करना था। तो उन्होंने देखा सारा जो मास है न्यूक्लियस पे है। तो जब वो मतलब, और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। तो जब वो प्रोटॉन का मास निकाल रहे थे और जब पूरे एटम का मास देख रहे थे, वो बहुत डिफरेंट आ रहा था। मतलब उनका वो ही मान रहे थे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो अगर उस प्रोटॉन का मैं मास निकाल लूंगा तो मुझे पूरे एटम का मास पता चल जाएगा। बट जब उनका दोनों का मास देखी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो पता चला कि कुछ और भी चीज़ें हैं। एक ऐसा भी सब एटॉमिकल पार्टिकल है जिसका चार्ज तो 0 है बट कुछ मास वो कंटेन कर रहा है। तो वो यहाँ से पता चला न्यूट्रॉन के बारे में। तो सर क्या मोजले जी ने बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो उस वजह से इसके बारे में पता चलने की चांसेस थे कि उसमें कुछ और है जिसके पास 0 चार्ज और कुछ मास है, और इसका डिस्कवरी किया चैडविक जी ने। ठीक है, मिस्टर चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी की जिसका चार्ज क्या है? 0, और जो मास है वो सेम एज प्रोटॉन है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? तो यार आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जिसमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, कैसे डिस्कवरी हुई, क्या उनका चार्ज और मास है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, और उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनके एक्सपेरिमेंट से कैसे एटम डिराइव हुआ या एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे तक कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो नीचे कॉमेंट करना, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।